नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आशा प्रोग्राम से संबंधित। आशा वर्कर्स के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है या फिर थोड़ा कम सुना है तो पूरा कंसेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा और पता लगेगा कि हेल्थ केयर में उनका कितना बड़ा योगदान है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित आर्टिकल है, उन्होंने जांच की थी आर्यन खान केस में। ये आर्टिकल और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित है, डेली पायनियर का। कोर्ट्स में बार बार जो स्ट्राइक होती है ना, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ देखो, पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो हुई ना, उसके बाद गन कल्चर पर न्यूज़ तो आई, कोई अच्छा आर्टिकल नहीं आया है। गन कल्चर या फिर जो गैंगस्टर होते हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। ये इशू काफ़ी सीरियस है, इसको लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स अपने जो गाने गाते हैं उसमें वीडियोस में गन्स को काफ़ी दिखाया जाता है। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि गाने में जो मेन कैरेक्टर है ना, हीरो है, वो पुलिस से छूट के आ रहा है, दोबारा से बदला ले रहा है, या फिर कोर्ट में पेशी हो रही है। तो मतलब इन सब चीज़ों को ना काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है। फिर बाद में जो असली अपराधी होते हैं उनकी भी कोर्ट में जब हियरिंग होती है, पुलिस उन्हें ले जाती है, तो यही सब गाने चलाए जाते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, हमारे समाज में जो युवा लोग हैं ना बहुत सारे, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं। मतलब वो भी कुछ नकली की बंदूक ले ली और ये गाने चला दिए और वीडियो डाल देते हैं फिर यूट्यूब पर। देखो, सोसाइटी में अगर इंस्पायरेशन ही ये सब लोग होंगे, मतलब अपराधी होंगे, तो कैसे समाज का निर्माण होगा आप कल्पना कर सकते हो। अपराध कितना बढ़ेगा आप कल्पना कर सकते हो। क्योंकि ऐसे ही लोग तो फिर बाद में जाके अपराध करते हैं जो इन सब चीज़ों से इंस्पायरेशन लेते हैं। अगर किसी की इंस्पायरेशन स्वामी विवेकानंद हैं तो देखो उस पर्सन का निर्माण कैसे होगा, वो एज ए पर्सन कैसे डेवलप होगा। तो ये इशू देखो बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं देखो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी मीडिया भी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो सारे चैनल्स हैं आज तक वगैरह, इनमें भी कई बार अपराधियों को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। अपराधियों की जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, लोगों की इंटरेस्ट पैदा होता है। ये सब गलत है, नहीं होने चाहिए। एथिक्स में आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो और अच्छे ढंग से न्यूज़पेपर में कवर होगा तो फिर कंपाइल करके हम डिस्कस करेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आशा वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, डब्ल्यूएचओ ने ना आशा वर्कर्स को अवार्ड दिया है। पूरा नाम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वॉलंटियर्स। डब्ल्यूएचओ ने आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स की कैटेगरी में डाला है और इनको अवार्ड से सम्मानित किया है। आशा वर्कर्स के अलावा 5 और लीडर्स को सम्मानित किया गया है डब्ल्यूएचओ के अवार्ड सेरेमनी में। देखो, आशा वर्कर्स ने ना कोविड-19 की महामारी के दौरान बहुत अच्छा काम किया, तो उनके इस योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए डब्ल्यूएचओ ने इनको अवार्ड दिया है ग्लोबल हेल्थ लीडर का। हम आशा वर्कर्स के बारे में बात करें उससे पहले इनका बेसिक रोल जान लेते हैं। देखो, आशा वर्कर्स ने ना कोविड-19 से पहले भी पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खास करके प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे मैटरनिटी रेट को सुधारना और बच्चे के जन्म के बाद मदर की हेल्थ पर ध्यान देना, चाइल्ड हेल्थ, बच्चे को टीका वगैरह लगवाना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब की ट्रीटमेंट। और दोनों इलाकों में, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, इन सब चीज़ों पर सिचुएशन को इंप्रूव करने में आशा वर्कर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और भी चीज़ों की बात की जाती है, जैसे इंडिया को पोलियो फ्री बनाना, रूटीन टीकाकरण बच्चों का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, यानी जन्म के दौरान जो मदर की डेथ हो जाती है उस रेट को कम करना, और जिन बच्चों का जन्म होता है सर्वाइवल रेट इंक्रीज करना। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आशा वर्कर्स ने अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं कैसे और क्यों आशा वर्कर की पोस्ट को डिज़ाइन किया गया था। देखो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सबसे पहले 2005-06 में आशा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और बाद में जब अर्बन एरियाज़ के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ ना 2013 में, तो
इस प्रोग्राम को अर्बन एरिया में भी एक्सटेंड कर दिया गया। देखो, जो आशा वर्कर होती है ना, एक प्रकार से लिंक का काम करती हैं। जैसे एक प्रकार से यहां पे है कम्युनिटी, गांव वाले, उनके बीच में, और दूसरी तरफ हेल्थ केयर सिस्टम जैसे हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, दोनों के बीच में ना आशा वर्कर एक लिंक का काम करती हैं। हर 1000 लोगों के पीछे रूरल एरियाज में एक आशा वर्कर होती है और अर्बन एरियाज में हर 2000 लोगों के पीछे एक आशा वर्कर होती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है आशा प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, कम्युनिटी मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। जैसे कम्युनिटी मेंबर्स को जानकारी देना कि आइए भैया टीका लगवा लीजिए, आइए भैया हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दीजिए, भैया पोलियो की खुराक लगाना जरूरी है। तो मतलब ये सारी जानकारियां देकर, और कई बार तो इवन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ले जाती हैं, इसके लिए इनको इंसेंटिव भी मिलता है। खुद मतलब इनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता हेल्थ केयर में, ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, हेल्थ केयर में एक्सपर्ट होती है, नहीं। इनका काम ये होता है जनता को इंपावर करना, जानकारी देना, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, इंश्योर करवाना कि बच्चा टीका लगवाए, इंश्योर करवाना कि माँ जो है हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे, ना कि घर। ये प्रोग्राम कहाँ से लिया गया? देखो, इंस्पायरेशन जो आई आशा प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, वो छत्तीसगढ़ के एक प्रोग्राम से आई जिसका नाम है मिटानिन। मिटानिन का मतलब है फीमेल फ्रेंड। मई 2002 में छत्तीसगढ़ में यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसमें हर 50 घरों के पीछे या फिर 250 लोगों के पीछे एक फीमेल वॉलंटियर हुआ करती थी। तो यहीं से आशा प्रोग्राम को डिजाइन करने की प्रेरणा आई, और आशा प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त मिटानिन प्रोग्राम को जिन्होंने चलाया उनसे कंसल्ट किया गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी कंसल्ट किया गया, ताकि आशा प्रोग्राम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। और ना डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि एक ओनरशिप आए, आशा वर्कर की बात लोग सुने। जैसे कि देखो, आशा का जब सिलेक्शन होता है ना किसी गांव में, मान लीजिए गांव है, गांव का नाम है गोबीपुर, तो वहां पर ना किसी आशा वर्कर का सिलेक्शन करना है, तो लोकल जो विलेज के मोजिज लोग हैं ना, जो स्टेक होल्डर हैं जैसे मुखिया इत्यादि हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि किसे हम आशा वर्कर बनाएं, मतलब कौन सी महिला को आशा वर्कर के तौर पे सिलेक्ट करें। तो लोकल कम्युनिटी को, यानी गांव के लोगों को भी एक ओनरशिप महसूस होती है कि हाँ, हमसे पूछा गया है, हमारे बीच की ही है ये आशा वर्कर। दूसरा, आशा वर्कर को उसी गांव से लिया जाता है, गोबीपुर की आशा वर्कर गोबीपुर गांव से होगी, तो उस वर्कर को ना अपने गांव के लोगों के बारे में जानकारी होती है, वो उसको गलियों का पता होता है, तो ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाती है। नेक्स्ट, चूंकि देखो आशा के नाम में ही एक्टिविस्ट हैं, ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो आशा वर्कर्स हैं ना, उनको ये एहसास हो, ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट की हायरार्की में सबसे नीचे के लेवल के वर्कर हैं, नहीं भाई नहीं। आशा वर्कर एक प्रकार से ना रिप्रेजेंटेटिव है कम्युनिटी की हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद वॉलंटियर भी है नाम में, आशा वॉलंटियर। वॉलंटियर इसलिए क्योंकि देखो आशा वर्कर ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होती हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे उनको रिक्रूट किया जाता तो बहुत समय लग जाता, जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ होता है वही हो जाता। तो इसलिए सरकार ने सोचा इनको एज ए वॉलंटियर रिक्रूट किया जाए, परमानेंट ना रिक्रूट किया जाए, और इनका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए। जैसे कितनी आपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई, कितना टीकाकरण करवाया, उसके बेस पे इनका ना इंसेंटिव होता है। जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगी उतना अच्छा इंसेंटिव होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आशा प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त इन सब बातों को ख्याल में रखा गया, लेकिन देखो चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस क्या थे? अब देखो गांव में कोई महिला है, सुनीता देवी, उसको आशा वर्कर के तौर पे सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको पता तो नहीं है ना, मतलब बेसिक जानकारी भी नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो उसको कोई तो गाइड करेगा ना। तो इसलिए उनको जोड़ दिया गया, आशा वर्कर्स को जोड़ दिया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के साथ में। देखो मैं इनके बारे में बता देता हूं ताकि गांव के लेवल पे ना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। चूंकि ये शहरों में भी काम करती हैं तो कह सकते हो ग्रास रूट लेवल पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इनको देखो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, इनको जानकारी होती है, मेडिसिन इन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ी होती है, और हेल्थ केयर के बारे में इन्होंने चूंकि कोर्स किया होता है तो बेसिक जानकारी इनको होती है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स
का तो आपको पता है, ICDS स्कीम में ये आंगनवाड़ी चलाती हैं, 6 साल तक के कम बच्चों को न्यूट्रिशन देती हैं, मतलब ऐसा खाना देती हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है। मदर्स का भी ख्याल रखती हैं। एंटीनेटल केयर यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वगैरह के प्रोडक्ट्स देती हैं। बेसिक एजुकेशन दी जाती है बच्चों को आंगनवाड़ी में। ये सब काम होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। तो ना आशा वर्कर्स की हेल्प की जाती है इन दोनों के द्वारा, एक तो आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ANM। चूंकि ANM ये वो महिला होती है जिन्होंने बेसिक कोर्स किया होता है, सर्टिफिकेट होता है इनके पास बेसिक हेल्थ केयर का, तो ये ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती हैं आशा वर्कर को कि आपको कैसे समझाना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे लेके आना है, क्या करना है, सब कुछ इनके द्वारा गाइड किया जाता है ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा आशा वर्कर को। तो ये ना गांव में ना एक अलायंस देखने को मिलता है 3AAA का। पहली A है आंगनवाड़ी वर्कर, दूसरा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और तीसरा आशा वर्कर। इन तीनों का जो ये अलायंस देखने को मिलता है ना ग्रास रूट लेवल पे, इससे हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। अगर देखो कोविड-19 के दौरान ये सारी वर्कर्स ना होती ना, AAA का अलायंस ना देखने को मिलता, तो शायद काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। अब इसके बाद ना कुछ कंसर्न्स की बात की जाती है और फिर उसके बाद सजेशंस दिए जाते हैं। कंसर्न सबसे ज़्यादा मेन तो देखो ये है, जो ये AAA का अलायंस है ना, इसमें से आशा वर्कर्स ऐसी वर्कर्स हैं जिनकी फिक्स्ड सैलरी नहीं है, बाकी तो दोनों की, आंगनवाड़ी वर्कर की भी और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ दोनों की फिक्स सैलरी है। देखो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देना अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो फिक्स सैलरी होनी चाहिए ना यार, तो ये दिक्कत है। सजेशन ये देते हैं राइटर, चूंकि देखो WHO ने अब इनके काम को रिकॉग्नाइज किया है, तो कुछ सुधार होने जरूरी हैं। सबसे पहला सुधार तो ये होना जरूरी है, सिर्फ इंसेंटिव ना दिया जाए, कुछ फिक्स सैलरी जरूर होनी चाहिए। दूसरा, प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन के भी तो चांस होने चाहिए ना। जैसे आशा वर्कर ने कई साल तक अच्छा काम किया है, तो उनको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बना दिया जाए या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स बना दिया जाए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना दिया जाए। ये पोस्ट इनके लिए ओपन होनी चाहिए। बेशक आप कुछ ट्रेनिंग का प्रावधान कर दो कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बनेंगी, ताकि उनको कुछ तो मोटिवेशन रहे ना। नेक्स्ट सजेशन, आशा वर्कर्स के लिए ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ अपने आप मिलना चाहिए, कि कोई आशा वर्कर है तो उनको सरकार की ये स्कीम्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उनको भी एक थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस हो कि हाँ, अगर हम आशा वर्कर हैं तो सरकार की ये स्कीम्स का लाभ हमें मिलेगा। नेक्स्ट सजेशन, देखो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ करवाए हैं, इंटरनल रिव्यूज़ तो काफ़ी हुए हैं आशा प्रोग्राम के, लेकिन ना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी रिव्यू होना चाहिए आशा प्रोग्राम का, ताकि और बेहतर ढंग से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर रिव्यू करेगी ना, ज़्यादा अच्छे से सजेशन देगी। पांचवा, कुछ डिमांड्स आती है कि आशा वर्कर्स को ना रेगुलराइज कर दिया जाए, परमानेंट जॉब दे दी जाए। देखो ये तो सरकार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, उनके पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए, ना तो परमानेंट बिल्कुल पूरी तरह से और ना ही बिल्कुल पूरी तरह से टेम्परेरी। कुल मिला के राइटर लास्ट में कहते हैं, WHO ने जो आशा वर्कर्स के योगदान को रिकॉग्नाइज किया है ना, ये बिल्कुल अच्छा मौका है अब आशा प्रोग्राम को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंस देने का और इस प्रोग्राम में फर्दर इंप्रूवमेंट लाने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो शाहरुख खान के बेटे जो है ना आर्यन खान, उनका नाम आया ड्रग केस में। NCB ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की, समीर वानखेड़े जांच को लीड कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। शाहरुख खान के बेटे को काफ़ी समय तक वो जेल में रहे, शायद 20-21 दिन तक। मीडिया के द्वारा करैक्टर असैसिनेशन काफ़ी ज़्यादा किया गया, लेकिन देखो अब क्या हुआ है, NCB ने फाइनली मान लिया है कि जांच ठीक से नहीं हुई, जांच में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले तो यही अपने आप में अभूतपूर्व है, कोई एजेंसी अपनी ही गलती को स्वीकार करे। तो NCB ने अपनी ही गलती को स्वीकार किया है और कहा है कि जांच के दौरान बेसिक प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया गया। जैसे व्हाट्सएप एविडेंस को मानकर शाहरुख खान के बेटे को और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया इस केस में,
जबकि कोर्ट ने काफ़ी बार ये बोला है व्हाट्सएप के एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस बेसिक माना जाता है, प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जा सकता है। जब रेड पड़ी थी क्रूज पर तो कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, इसके अलावा ड्रग को नहीं प्रोक्योर किया गया जो आरोपी थे उनसे, और मेडिकल भी नहीं करवाया गया उनका कि उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया है या फिर नहीं किया है। मतलब ये जो बेसिक गलतियां हैं ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती एनसीबी जैसी एलीट एजेंसी से, जिसके ऊपर दारोमदार है हमारे देश से ड्रग्स के मेनिस को, ड्रग्स की चुनौती को खत्म करने का। तो राइटर तो ये कहते हैं, देखो आमतौर पर ना दूसरे देशों में ना ये प्रोविजन होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन खराब हो, मतलब ठीक ढंग से नहीं की गई है तो अलग बात है, समझ रहे हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही है, ये भी खराब है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लापरवाही है तो एक पल के लिए मान लिया। लेकिन जानबूझ के इंटेंशनल अगर किसी को फंसाया जा रहा है तो देखो विक्टिम को कंपनसेशन जरूर मिलनी चाहिए। दूसरे देशों में मिलती है कई, हमारे देश में नहीं मिलती है। हालांकि हमारे देश में जो विक्टिम है वो बरी होने के बाद सिविल सूट फाइल कर सकता है, और कई बार वो पर्सन्स जो झूठी शिकायत करते हैं उनके खिलाफ भी फाइन लगा दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। लेकिन एज सच सीधा सीधा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर विक्टिम के खिलाफ केस झूठा साबित होता है, बाद में पता लगता है कि इंटेंशनल उनको फंसाया जा रहा था, तो उनको कंपनसेशन मिले। सीधा सीधा कोई प्रोविजन फिलहाल के समय में नहीं है। तो राइटर इसके बाद देखो ये भी बोलते हैं, एनसीबी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब इसका काम होना चाहिए जो बड़े ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क है, जैसे अफगानिस्तान से हमारे देश में ड्रग आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कीनिया से आ रही है, ये बड़े बड़े जो नेटवर्क है ना, इन पर ध्यान देना। ये क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। ड्रग पैडलर पर तो लोकल जो पुलिस है वो भी ध्यान दे सकती है ना, लोकल पुलिस है, दूसरी एजेंसीज हैं, वो ध्यान दे सकती हैं ड्रग पैडलर्स पर, रेव पार्टीज पर। आप बड़े लेवल पे जो ड्रग का कारोबार हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए ना। नेक्स्ट, बहुत बार देखो ऑफिसर्स क्या होते हैं, कई तरह के ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि जानबूझ के मीडिया में आने के लिए वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए ये करते हैं। कुछ ऑफिसर्स ये होते हैं शुरुआत में तो वो सही ढंग से कार्रवाई करने की सोचते हैं, लेकिन मीडिया ना इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन तय कर देता है, बार बार ऐसी चीजें दिखाता है, तो मजबूरी में उन ऑफिसर्स को वही डायरेक्शन लेनी पड़ती है, यानी प्रेशर काफी ज्यादा आ जाता है। लेकिन जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, अपराइट ऑफिसर्स होते हैं, वो देखो इस सारे प्रेशर को झेल लेते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, ना किसी निर्दोष को फंसने देते हैं और ना किसी अपराधी को छूटने देते हैं। तो अब समय आ गया है कि जो ये मिसयूज होता है ना पावर का, देखो पब्लिक सर्वेंट्स को जो पावर मिलती है ना बहुत विश्वास के साथ मिलती है, लेकिन अगर वो अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं किसी निर्दोष को फंसाने के लिए, तो ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस की प्रकाष्ठा होगी। प्रकाष्ठा का मतलब बहुत ज़्यादा अन्याय होगा। प्रकाष्ठा वैसे हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है चरम सीमा। पता नहीं बोलते बोलते मेरे मुंह से कैसे इतने प्योर हिंदी वर्ड निकल जाते हैं अपने आप। प्रकाष्ठा का मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीम, चरम सीमा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल भी देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ही संबंधित है, मेनली कोर्ट्स पर फोकस करता है ये आर्टिकल। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना वकीलों की हड़ताल से संबंधित है। हाल ही में ना एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2010 से लेकर 2016 के बीच का डेटा है। आप बोलोगे अरे भैया ये तो बताओ डेटा किस चीज का है। डेटा है कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कोर्ट्स ने, जो लोअर कोर्ट्स है ना, उन्होंने कितने दिनों तक काम किया या फिर काम नहीं किया। डेटा में यह सामने आया कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ने ना 1 मार्च 2010 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में 753 डेज काम नहीं किया, हड़ताल रही, वकीलों ने हड़ताल कर दी। और अलीगढ़ में इस टाइम पीरियड के बीच 697 डेज तक कोर्ट ने काम नहीं किया। उसी प्रकार से फैजाबाद, मथुरा, चंदोली, ये सारा डेटा है, याद रखने की इतनी आपको आवश्यकता है नहीं। रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। अगर आपको केसेस बताने हैं ना क्यों पेंडिंग है, तो इस रिपोर्ट का जिक्र करोगे, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो वकील देखो इतना इतना हड़ताल कर देते हैं।
राइटर कहते हैं छोटे से छोटे इश्यूज पर भी वकील हड़ताल कर देते हैं, जैसे इस डे को महाराजा अग्रसेन जयंती घोषित कीजिए, इस डे को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, सिर्फ वीर सावरकर का दिन घोषित कीजिए, उनको सम्मान देने के लिए छुट्टी घोषित कीजिए। छोटे से छोटे इश्यूज पर वो हड़ताल कर देते हैं। नुकसान किसको होता है? आम जनता को। अब देखो, कोई बेचारा जेल में बंद है निर्दोष, उसको बेल मिलनी है, उसकी सुनवाई का दिन आ चुका है, लेकिन कोर्ट में हड़ताल हो गई। सोच के देखिए, उसकी फ्रीडम तो छिन गई ना, कितने और दिनों तक उस निर्दोष व्यक्ति को जेल में रहना पड़ेगा। किसकी प्रॉपर्टी छिन रही है, तुरंत उसने कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए रिट फाइल की है, लेकिन नहीं, कोर्ट में तो हड़ताल है। बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आम जनता को इन हड़तालों की वजह से, इन स्ट्राइक्स की वजह से। बहुत बार देखो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोर्ट में कुछ पर्टिकुलर वकील जो होते हैं ना, वो काफी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जानबूझ के। उनको लगता है कि ये केस आज सुनवाई के लिए नहीं आना चाहिए, या फिर इस केस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जानबूझ के वो उस दिन हड़ताल कर देते हैं। रीजन कोई भी बता देते हैं, लेकिन बार एसोसिएशन से रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि आज काम नहीं होगा, आज हड़ताल रहेगी। जबकि देखो, ज्यादातर जो वकील होते हैं ना, वो चाहते हैं काम हो, बट लेकिन कुछ ही वकील का दबदबा होता है बार एसोसिएशन में, इस वजह से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और जज भी कुछ नहीं कर पाते काफी। और यूपी में पता कितने केसेस पेंडिंग हैं? जितने पूरे देश में पेंडिंग है ना, सभी राज्यों में मिला के, अकेले यूपी में 25% केसेस पेंडिंग है। अब इतनी हड़ताल होगी तो केसेस तो पेंडिंग होंगे ही ना। वैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया था इन स्ट्राइक्स को कम करने का, और बोला था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो कुछ सजेशंस दें इस प्रकार की स्ट्राइक्स की घटनाओं को कोर्ट में रोकने के लिए। ये इशू वैसे कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी निकल के आया था, 2000 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने बोला था कि किसी वकील के द्वारा कोर्ट का बायकॉट करना या फिर स्ट्राइक करना ये अनप्रोफेशनल है। बार एसोसिएशन देखो, स्ट्राइक के लिए तभी अलाउ कर सकता है जब मान लीजिए वकीलों को दबाया जा रहा हो, वकीलों की फ्रीडम को रोका जा रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो कोर्ट में। चलो ये तो मान लिया स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, ये छोटे छोटे ग्राउंड की इस दिन को छुट्टी डिक्लेयर की जाए, ये गलत है। तो ये स्टेट और नेशनल बार काउंसिल्स की ड्यूटी बनती है कि लोकल बार एसोसिएशंस और वो लोग जो स्ट्राइक करवाते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इन स्ट्राइक्स पर बैन लगाया जाए। देखो, ये जरूरी भी है, क्योंकि जस्टिस जब देर होता है ना, सबसे बेसिक कहावत है, हम डेली सुनते रहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो लीगल प्रोफेशनल को तो ये जो कहावत है बल्कि ज्यादा माननी चाहिए। उनको अंदर से एहसास होना चाहिए कि कितना ज्यादा नुकसान होता है आम जनता का हमारी स्ट्राइक से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।